अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीबीए फोर्थ। बेटा आज हमारी फ़िफ्थ क्लास है। जो कॉन्सेप्ट मिसिंग था लेक्चर नंबर 3 में से वो मैंने व्हाट्सएप पे वीडियो आपको सेंड कर दी है। उसमें जो है वो एक स्पेचुअल विजुअलाइजेशन का पॉइंट जो था वो वीडियो का पार्ट नहीं था, तो वो मैंने उसको एक्सप्लेन करके ग्रुप में मैंने उसकी वीडियो सेंड कर दी है व्हाट्सएप पे। और आज अब जो है इस लेक्चर में हम हमारा फ़िफ्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज का जो हमारा कंटेंट है जो फ़िफ्थ लेक्चर कैलेंडर के लिहाज से बनता है, हम उसको जो है वो कवर अप करेंगे। आपको पता है कि हमने बेटा फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन का, पीपल का, बिहेवियर का। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको कुछ मॉडल्स, 4 मॉडल्स करवाए थे। ऑटोक्रेटिक मॉडल था, उसमें कल्चरल मॉडल थे, ये 2 मॉडल्स और थे। फिर जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने फाउंडेशंस को डिस्कस किया था, और थर्ड लेक्चर में हमने एबिलिटी को डिटेल से देखा था। और जो फोर्थ लेक्चर था उसमें बाकी की 2 फाउंडेशंस यानी कि बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और लर्निंग की थ्योरीज, ये हमने जो है ये कवर अप की थी। तो चूँकि बेटा हम बिहेवियर, हमारा सब्जेक्ट ही बेसिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिहाज से है, तो हमारा जो मेन टॉपिक बनता है वही बिहेवियर का है। तो इस वजह से आज जो हमारा फ़िफ्थ क्लास का जो हमारा कंटेंट टॉपिक है वो हमारा बनता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, कि ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं। बेटा डिटर्मिन का मतलब होता है, डिटर्मिन को उर्दू में कहेंगे कि डिटर्मिन कर लेना, एक पुख्ता इरादा कर लेना, किसी चीज़ को सोच के उसको हासिल करने का इरादा कर लेना, ठीक है। तो कहते हैं ना कि वो इंसान बहुत डिटर्मिंड है, वो बहुत डिटर्मिंड है, यानी कि वो अपने इरादों में बहुत स्ट्रोंग है, वो वही करना चाहता है जो उसने सोच रखा है। तो बेटा ये होते हैं डिटर्मिनेंट्स। ये कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किन किन फैक्टर्स पे बेस करता होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बेटा हमारे 3 फैक्टर्स आते हैं। इसमें जो है वो हमारे बेसिक 3 फैक्टर्स आते हैं जो कि हैं कोग्निटिव फैक्टर्स हैं, बिहेवियरल फैक्टर्स हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। कोग्निटिव का मतलब होता है पर्सनैलिटी, ये किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी से रिलेट करे होती हैं, यानी ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें जो किसी इंसान की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं with the passage of time, with getting something according to the age, according to time and according to occasions of life, तो वो चीज़ें जो है वो कोग्निटिव फैक्टर्स में आ जाती हैं, ठीक है। आगे जाके जब मैं इनकी डिटेल आपको बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि येस दे आर रियली द पर्सनल फैक्टर्स दैट रिलेट टू द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। बिहेवियरल फैक्टर्स ये बिहेवियर से रिलेट करेंगे और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये इन्वायरमेंट से रिलेट करेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहेवियर कोग्निटिव फैक्टर्स को, और कोग्निटिव फैक्टर्स को मैंने ब्रैकेट में मेंशन भी किया है कि ये पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। ये ऐसे होते हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। जैसे नॉलेज जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जितना नॉलेज आप गेन करते जाते हैं, चाहे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर तो इम्प्लीमेंटेड है तो वो दैट्स वेरी नाइस, फिर तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा श्योर होगा ही होगा। लेकिन अगर नहीं भी है तो वो नॉलेज जो है दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये भी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं। और हर एम्प्लॉय जो होता है वो अपने ऑनर से, अपने जो अपर लेवल की मैनेजमेंट है, या आप कह सकते हैं कि अपने दूसरे जो कुलीग होते हैं, जो पीर कुलीग्स होते हैं, इनके पीर का वर्ड यूज़ होता है, एक ही लेवल पे काम करने वाले, यानी कि जिनका डेजिग्नेशन लेवल जो होता है वो सेम होता है। ये आपने बिज़नेस कम्युनिकेशन में ये टर्म पढ़ी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पीर का वर्ड उन लोगों के सेम लेवल के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ऐसे लोग जिनकी डेजिग्नेशन जो है वो सेम जा रही है, 2 से 4 लोग, 5 से 10 लोग, ये जितने भी नंबर ऑफ़ पीपल हैं, अगर उनकी डेजिग्नेशन, उनका वे ऑफ वर्क, उनका नेचर ऑफ़ वर्क, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वर्क सेम हैं, तो वो जो हैं वो पीर
कोलीग्स कहलाएंगे। जैसे आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो आप सब स्टूडेंट्स एक दूसरे के पीर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि आप सबका लेवल एक ही आप सबकी कैटेगरी है। तो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो किसी भी इंसान की, चाहे वो अपने अपर लेवल मैनेजमेंट से हों, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से हों, या वो लोअर लेवल मैनेजमेंट से हों, वो किसी भी लेवल की किसी दूसरे लेवल के मेंबर से जो भी एक्सपेक्टेशंस होगी वो भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं, ठीक है। जिस तरह से कुछ वो वाइस प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं या ओनर्स होते हैं, वो एक्चुअली वही चाह रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। यानी कि चाहे वो एक्सपेक्टेशन उनकी सही है गलत है, दैट डज़ नॉट मैटर, लेकिन वो चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन काम हो, जैसा हम चाहते हैं काम वैसा ही हो, ठीक है। तो बेटा ये एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ये भी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके भाई से कुछ और हैं, आपकी सिस्टर से कुछ और हैं, आपकी अम्मी से कुछ और हैं, आपके अब्बू से कुछ और हैं। इसी तरह से उन सब की एक्सपेक्टेशंस आपसे डिफरेंट हैं, ठीक है। आपसे यानी कि आपकी सिस्टर जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही हैं वो डिफरेंट है, आपके ब्रदर जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही हैं वो डिफरेंट है, मदर जो एक्सपेक्ट कर रही हैं वो डिफरेंट है, और फादर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस का डिफरेंस है दैट इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। वो हर इंसान की पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है और उसके कोग्निटिव फैक्टर्स में जो है ये काउंट होता है। और एटीट्यूड जो है ये तो जाहिर सी बात है, ये आपको पता है कि ये पर्सनल फैक्टर है। किसी हर बंदे का एटीट्यूड जो है वो हर सिचुएशन में डिफरेंट होता है। तो बेटा जो हम कोग्निटिव फैक्टर्स में जो बेसिक मेन फैक्टर्स ले रहे हैं वो हम नॉलेज को ले रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस को ले रहे हैं और एटीट्यूड्स को ले रहे हैं। आगे आ जाते हैं हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बेटा ये इसमें वैसे हमारे बहुत सारे हमारा पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, हमारे कल्चरल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे नेचुरल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, ये सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट और बेसिक जो बिहेवियर के लिहाज से जो है वो काउंट किए जाते हैं उनमें हमारी सोशल नॉर्म्स आ जाती हैं। अब बेटा आपको पता है कि हर इंसान की कुछ ना कुछ सोशल नॉर्म्स होती हैं, ठीक है, हमारी अपनी हर एक की नॉर्म्स हैं, और ये नॉर्म बेसिकली रिलेट करी होती हैं किसी भी इंसान की बिलीव से, और वो बिलीव किसी इंसान को कहाँ से मिलता है, उसकी रिलीजन से, ठीक है। यानी सबसे ऊपर जो हमारे पास पॉइंट है वो है रिलीजन का, और रिलीजन पे हमारे पास आते हैं बिलीव्स, ठीक है। और फिर ये बिलीव्स क्या डिसाइड करते हैं, ये आपके सोशल नॉर्म्स को डिसाइड करते हैं। अब अगर हम बीइंग अ मुस्लिम हमारे सोशल नॉर्म्स कुछ और हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स जब हमारी परवरिश करते हैं तो जो सही और गलत चीज़ों का कॉन्सेप्ट होता है वो हम सबकी फैमिलीज़ में जो है वो कहीं ना कहीं इस्लाम पे बेस कर रहा होता है, हमारे बिलीव्स पे बेस कर रहा होता है। लेकिन यही अगर हम इंडिया में चले जाएं, अगर हम यूके में चले जाएं, यूएसए में चले जाएं, तो वहाँ के पेरेंट्स का जो अपनी औलाद को तरबियत देने का जो आप कह लें कि मोटिव होता है या जो बिलीव्स होते हैं वो हम जैसे नहीं होते, ठीक है। उनका सही और गलत बात को बताने का जो बेसिस होती हैं वो रिलीजन बेस्ड, क्योंकि उन लोगों को कोई रिलीजन ही नहीं है तो वो कोई सोशल नॉर्म्स भी नहीं है, ठीक है। आप उनकी ड्रेसिंग में देख लें, उनके लोगों से मेल जोल के तरीके में देख लें, उनकी लॉयल्टी को देख लें, या किसी भी जो बाकी फैक्टर्स हैं वो देख लें, वो कभी भी आपको सस्टेनेबिलिटी नहीं उनमें मिलती। लेकिन चूँकि वो हम वी बीइंग अ मुस्लिम वी बिलीव्स ऑन द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, सो दैट्स वाई हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स हैं। हम अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो भी हमें रियलाइज़ हो रहा होता है, अगर अच्छा करते हैं तो भी हमें खुशी महसूस हो रही होती है कि येस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। तो बेटा ये सोशल नॉर्म्स जो होते हैं ये एक एम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि एक एम्प्लॉई जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बनाता है, ठीक है। क्योंकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाता है तो वो फिर उसकी वैल्यू बनाता है। तो जिस तरह के सोशल नॉर्म्स जो है वो लेकर जाएगा उसी तरह की वैल्यूज़ जो हैं वो रेज़ होंगी। मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल को माइंड नहीं करना, कोई भी पर्सनल ना ले इस एग्ज़ाम्पल को, लेकिन मैं ये आपको एक एग्ज़ाम्पल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए देने लगी हूँ कि लेट सपोज़ हमारे पास 2 फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो एक ही सीट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई हैं, ठीक है। अब उनमें से एक जो कैंडिडेट हैं उनकी जो ड्रेसिंग है उन्होंने पूरा अपने आप को कवर अप किया हुआ है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक, आप कह लें कि इस्लामिक डिमांड्स हैं उनकी जो
बात करने का तरीका, उनकी ड्रेसिंग, उनका चलने का तरीका, हर चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू यानी कि नियरर टू इस्लाम है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जो दूसरी हैं वो अकॉर्डिंग टू मॉडर्नाइज एरा हैं, यानी कि उनकी ड्रेसिंग जो है वो भी मॉडर्न है, बाल ओपन हैं, बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा ओपन है, कॉन्फिडेंट, मतलब ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेटा अब ये देखिए कि एक जो अगर तो पहली वाली सिलेक्ट हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है वो उस इन्वायरमेंट में रह के बाकी दूसरे लोगों को जो मैसेज देंगी वो भी उनके अपने सोशल नॉर्म्स के लिहाज से ही होगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपकी, अगर यही दो एग्जांपल मैं टीचर्स के लिहाज से ले लूँ, तो जो पहली टीचर्स हैं जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम चल रही हैं, वो जो अपने स्टूडेंट्स को चीज़ें बताएंगी, अपने स्टूडेंट्स को जो वो एजुकेशन देंगी, वो डेफ़िनेटली इस्लाम से रिलेट कर रही होगी कहीं ना कहीं उनके, चाहे उनका सब्जेक्ट इस्लामिक है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हर बात में जो है वो इस्लाम की कोई ना कोई वाक़या, कोई हदीस, कोई आयत, कुछ ना कुछ आपको जो है वो ज़रूर रिलेट करके बता रही होंगी। लेकिन जो दूसरी हैं, चूँकि उनका नॉलेज ही ज़्यादा नहीं है इस्लाम के बारे में, तो वो वही सोशल नॉर्म्स जो हैं वो डिलीवर कर रही होंगी अपने स्टूडेंट्स में जो उन्होंने रिसीव किए हैं, ये जिन पर वो प्रैक्टिस कर रही हैं, ठीक है। तो बेटा ये इस लिहाज से ये जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। आगे है एक्सेस इन द कम्युनिटी, ये आपकी कम्युनिटी में किसी एम्प्लॉय की कितनी एक्सेस है, ये तो बहुत इजी टॉपिक है। मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत की, जो कि विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द वेरी नॉन पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान। वेदर ही इज़ अ राइट पर्सन और द रॉन्ग पर्सन हम इस बारे में बात नहीं करते, बट येस ही इज़ द इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है। वो कोई भी काम शुरू करता है, वो कुछ भी करता है तो वो अपना इन्फ्लुएंस ज़रूर डालता है उस एरिया पे, उन लोगों पे फॉर द टाइम बीइंग। वो ज़रूर जो है उसमें ये एबिलिटी है कि वो इन्फ्लुएंशियल है, और उसकी एक्सेस टू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें एबिलिटीज़ ऐसी हैं कि वो कम्युनिटी में अपनी एक्सेस जो है वो क्रिएट कर लेता है, ठीक है। और बेटा आगे जो हमारा थर्ड जो इसमें हम फैक्टर ले रहे हैं वो है इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, ठीक है, कि एक इंसान दूसरों को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेट्स सपोज़ कि एक एम्प्लॉय है, लाइक मैं आपको बैंकिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल देती हूँ कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, यानी कि वो अपने काम के साथ बहुत लॉयल होते हैं, अपने डेली बेसिस पे जो टारगेट्स होते हैं वो उनको पूरा करते हैं। और कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो एब्सेंटीज़ पे होते हैं, उनको कोई फ़िक्र ही नहीं होती, हमने जाना है, हमारी अटेंडेंस का इशू है, हमारा ये टारगेट पूरा होने वाला रहता है, ये टारगेट पूरा होने वाला रहता है। तो बेटा तो वो जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि जो सीरियसली होके काम नहीं कर रहे, वो जो है वो कंटिन्यूसली वो लेज़ीनेस शो कर रहे हैं अपने काम में, अपने गोल्स की, अपनी प्रेजेंस में, तो बेटा वो जो इन्फ्लुएंस डालेंगे बाकी लोगों पे वो भी नेगेटिव होगा। यानी कि इससे जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं वो भी कहेंगे कि यार वो कौन सा करता है, उसका भी तो चल ही रहा है ना, गुजारा, मतलब इस तरह से कुछ नेगेटिव वाइब्स जो हैं वो लोगों में रिसीव होती हैं। तो इन्फ्लुएंस कि आपका दूसरों पे कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है और कितना नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, ठीक है, ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आगे हमारे पास आते हैं बिहेवियरल फैक्टर्स। बिहेवियरल फैक्टर्स में बेटा जो बहुत सारे बिहेवियर फैक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो एज अ बिहेवियर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनमें हमारी स्किल्स जो हैं, स्किल्स हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा मैटर करी होती हैं। अगर हम किसी काम में स्किल्ड हैं तो डेफ़िनेटली उस काम को करने का तरीका और उस काम को लेके दूसरे लोगों से डील करने का तरीका जो है वो हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जो हमारी स्किल्स होती हैं वो भी हमारे बिहेवियर को जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। फिर हमारी प्रैक्टिसेस क्या हैं, अगर तो हमारी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस हैं, हमारी जो डेली रूटीन है, जो काम करने की रूटीन है, उसमें जो चीज़ें हम कर रहे हैं और जिस तरह से हम कर रहे हैं, अगर तो वो पॉजिटिव नेचर की हैं तो हमारी प्रैक्टिसेस अच्छी होंगी और वो डे बाय डे हमारी जो है वो बिहेवियर को पॉजिटिव वे में ही लेके जाएंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो नेगेटिव हैं तो वो डे बाय डे हमारे बिहेवियर को भी नेगेटिव ही लेके जाएंगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी, एक नॉर्मल लाइफ से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज़ कि
दो भाई हैं किसी भी एक घर में, अब एक भाई जो है वो प्रॉपरली अपनी स्टडी को भी प्रॉपर टाइम दे रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी वो ठीक तरह से समझ रहा है, वो नमाज़ें भी जो है वो टाइम पे पढ़ा है, वो नो डाउट वो मोबाइल यूज़ करता है, हैंड्स फ्री यूज़ करता है या सॉन्ग्स वगैरह सुनता है, लेकिन वो इस वजह से जो है वो अपनी बाकी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होने देता। लेकिन दूसरा भाई है वो सारा टाइम गेम्स खेल रहा है मोबाइल पे, हैंड्स फ्री लगा के मूवीज़ देख रहा है और क्या सॉन्ग्स सुन रहा है। तो चूँकि दोनों की प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं, एक की पॉजिटिव हैं एक की नेगेटिव हैं, तो फिर इस तरह से ये प्रैक्टिस जो है ये बिहेवियर बिल्डिंग कि आया बिहेवियर बिल्डिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या बिहेवियर बिल्डिंग नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ये भी जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, आगे है हमारी सेल्फ़ एफिशिएंसी। सेल्फ़ एफिशिएंसी डेफिनेटली हमारे बिहेवियर को बहुत एक डेफिनेट डायरेक्शन देती है। अगर तो हम एफिशिएंट हैं तो हम इनरिच इन आवर पर्सनैलिटी होंगे। अगर हम ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हैं किसी काम में और हम उसको लर्न भी नहीं कर रहे तो फिर डेफिनेटली हमारा बिहेवियर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शंस में जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस तरह से एक प्रोफेशनल बिहेवियर होता है, एम्प्लॉइज़ से डिमांड किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में रह के वर्किंग आवर्स में वो उस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करें, फिर वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनका बिहेवियर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शंस में जाता है। बेटा अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम कवर अप कर रहे हैं कि हाउ टू शेप द बिहेवियर। अब इन बिहेवियर को बनाया कैसे जा सकता है। अगर एक इंसान है, ठीक है, वो पॉजिटिव जा रहा है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये उसको करने दें। लेकिन हमने बीइंग अ मैनेजर, बीइंग द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, बीइंग द पार्ट ऑफ द ओनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग द पार्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द वाइस प्रेसिडेंट्स, या अगर हायर अथॉरिटी से हम रिलेट करें तो हमने एक्चुअली किस तरह से अपने और अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को शेप देना है। तो बेटा इसमें जो है वो 4 पॉइंट्स आते हैं। पहला है पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट और दूसरा है नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट। बेटा री-इन्फोर्समेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि एक होता है कि सख्ती करके कोई काम करवाना, उसको कहते हैं री-इन्फोर्समेंट। ठीक है, यानी कि जब कोई विलिंगली वो चीज़ें नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो करे, तो फिर आपको उसे इन्फोर्स करना पड़ता है। ठीक है, और वो अगेन एंड अगेन फिर वो आपको जो है वो डिफरेंट फिर उसके लिए मेथडोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ती है और डिफरेंट तरीके से जो है वो आपको उसको री-इन्फोर्स करना पड़ता है। तो एक होता है पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट और दूसरा है नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट। थर्ड वन में है हमारा पनिशमेंट जा रहा है और फोर्थ वन है एक्सटिंक्शन। अब हम इनको जो है वो डिटेल से वन बाय वन करके देख लेते हैं। बेटा पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट, अब ये हेडिंग से ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि प्रोवाइडिंग अ रिवार्ड फॉर अ डिज़ायर्ड बिहेवियर, कि आप जो है वो आप जो डिज़ायर बिहेवियर चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉय से, आप उस पर कुछ भी रिवार्ड अनाउंस कर दें तो वो उस रिवार्ड के पीछे जो है वो एम्प्लॉई आपके एक्सपेक्टेड जो बिहेवियर है उसको अडॉप्ट कर लेगा। ये एग्जांपल बेटा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे छोटे बच्चों को घर में जो है अगर उनसे कोई पॉजिटिव काम करवाया जाता है तो हम कहते हैं ना कि बेटा पहले आप ये काम कर लें, फिर आपको एक बिस्किट मिलेगा, कैंडी मिलेगी, ये जो भी उनकी फेवरेट चीज़ होती है हम वो एज अ रिवार्ड उनको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर वो अच्छा काम करते हैं तो फिर उनको वो रिवार्ड मिलता है। तो बेटा ये है पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट, कि किसी से कोई काम करवाने के लिए उसके लिए पॉजिटिव रिवार्ड्स अनाउंस किए जाएं ताकि उन रिवार्ड्स को कंसीडर करते हुए वो उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर ले। बेटा आगे है नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट, रिमूविंग एन अनप्लेजेंट कंसिक्वेंस व्हेन डिज़ायर्ड बिहेवियर अकर्स। ठीक है बेटा, अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि जो डिज़ायर्ड बिहेवियर आप चाह रहे होते हैं अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट से या एम्प्लॉयज़ से, वो समटाइम्स बिहेवियर वैसा ही शो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपने जो है वो 100% आपका डिज़ायर्ड बिहेवियर आपने चाहा, वहाँ पे वो कम्बिनेशन था कोई 60 से 40% का। ठीक है, यानी 60% आपका डिज़ायर था और 40% कुछ ऐसे फैक्टर्स भी थे जो कि नेगेटिव गए और गलत गए। तो नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट का मतलब ये होगा कि आप उन अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेस को रिमूव कर दें। आपने पहली दफ़ा री-इन्फोर्स किया वही नेगेटिव कंसिक्वेंसेस आए, दूसरी दफ़ा री-इन्फोर्स किया वही नेगेटिव कंसिक्वेंसेस आए, तो फिर थर्ड टाइम आप डिसाइड करते हैं कि यार मैं ये फैक्टर ही एलिमिनेट कर दूंगा ताकि जो है इस फैक्टर की वजह से हमारे जो अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं वो ना आए।
आगे पनिशमेंट, ये तो आपको पता है कि अप्लाइंग एन अनडिज़ायरेबल कंडीशन, पनिशमेंट किसी के लिए भी डिज़ायरेबल नहीं होती, वो हमेशा अनडिज़ायरेबल होती है। तो जब आप अनडिज़ायरेबल कंडीशंस को जो है वो अप्लाई करेंगे टू एलिमिनेट एन अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, किसी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को एलिमिनेट करने के लिए या नॉन लर्निंग बिहेवियर को एलिमिनेट करने के लिए, तो वो आपका किस हेडिंग में जाएगा, वो आपका पनिशमेंट की हेडिंग में चला जाएगा। बेटा आगे जाती है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एक्सटिंक्ट कर जाना, ठीक है, यानी कि एक कह रहे हैं कि सफ़ा हस्ती से मिट जाने वाला, ये कुछ वैसे, वो अगर अब बायोलॉजी जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई है, एफएससी जिन लोगों ने की हुई है, तो उसको एक्सटिंक्ट जो हमारी होती हैं स्पीशीज़ होती हैं, उनके बारे में बड़ा पता होगा। ऐसी स्पीशीज़ जो हैं वो जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, दे हैव गॉन फॉर एवर, ठीक है। और इसी तरह से बेटा कुछ जैसे हम जैसे एक छोटा बच्चा स्टार्ट करता है, फिर वो बड़ा होता चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैबिट्स, बहुत ज़्यादा ऐसी बिहेवियर्स होते हैं जो वो अडॉप्ट करता है फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे बिहेवियर्स को अडॉप्ट करता जाता है। तो यही जो एक प्रोसीजर होता है, यही एक एम्प्लॉय का होता है। जब एक एम्प्लॉय जो है वो लर्निंग स्टेज पे होता है, यानी कि वो विद द पैसेज ऑफ लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम वो चीज़ों को सीख रहा होता है, तो वो कुछ बिहेवियर्स को फॉर द टाइम बीइंग अडॉप्ट करता है, और फिर जो है वो नए बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर लेता है, और पुराने बिहेवियर्स जो हैं वो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो विद होल्डिंग री इन्फोर्समेंट ऑफ अ बिहेवियर, इसमें यह है कि आप एक बिहेवियर को जो है री इन्फोर्समेंट, चाहे वो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है, चाहे वो नेगेटिव इन्फोर्समेंट है, लेकिन आप उसको कंटिन्यूसली आप अपने एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई करते रहें टू कॉज इट्स सेशन, ताकि ये कैंसिलेशन, बेटा मैंने लिखना था, मेरे से कुछ स्पेलिंग गलत हो गए हैं, ताकि कैंसिल हो जाए, इनके वो बिहेवियर है जो है वो आपकी लिस्ट से, एक जो नेचर ऑफ पर्सनैलिटी है ये उससे हमेशा के लिए जो है वो निकल जाए। तो बेटा इसको कहते हैं एक्सटेंशन। और ये फोर्थ जो हमारे शेप देने के लिए बिहेवियर को हमारे फैक्टर्स थे, वेपन्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं आज। और फिफ्थ वन और लास्ट वन, थर्ड वन और लास्ट वन जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ये है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स, ठीक है। अब बिहेवियर को कैसे शेप दिया जाए, कैसे जो है वो अच्छे बिहेवियर्स को अडॉप्ट किया जाए और बुरे बिहेवियर्स को रिमूव किया जाए और करवाया जाए अपने एम्प्लॉयज़ में, उनके लिए जो है वो मॉडल्स प्रेजेंट किए गए। और बेटा ये जो मॉडल्स हैं, और बेटा ये जो मॉडल्स हैं ये आपको पता है कि एक मॉडल जो होता है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, और उन सारी आप कह लें कि वो जो गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करना होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो 5 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल्स जो हैं वो पेश किए गए। मॉडल एक ही है लेकिन उसके 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई द क्रिटिकल बिहेवियर। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको पता हो कि अच्छा बिहेवियर कौन सा है और बुरा बिहेवियर कौन सा है, और फिर वो बिहेवियर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे आप स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अटेंडेंस का इशू आपकी यूनिवर्सिटी में जो है वो एक क्रिटिकल जो है वो नेगेटिव बिहेवियर है, यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी अटेंडेंस को लेके सीरियस ही नहीं होते। तो इस बिहेवियर को रिकॉग्नाइज़ करना और फिर इसको किस तरह से शेप देना है, किस तरह से एलिमिनेट करना है और नए बिहेवियर को किस तरह से अडॉप्ट करना है, पहला स्टेप उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में होगा। दूसरा स्टेप है डिवेलप द बेसलाइन डाटा, कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दें कि यार ये बिहेवियर्स यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस होंगे और ये बिहेवियर्स जो हैं ये प्रैक्टिस नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि आप एक बिहेवियर्स के लिहाज से जो स्टैंडर्ड्स बना दें, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने डूज़ और डोंट्स की लिस्ट बनाई हुई होती है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो हैंग हुआ होता है, वो जो चार्ट होता है उसमें डूज़ और डोंट्स जो हैं वो हैंग हुए हुए होते हैं। और बेटा आगे जो थर्ड स्टेप हमारा चल रहा है वो ये है कि आइडेंटिफाई बिहेवियरल कंसिक्वेंसेस। फिर अगर कोई बिहेवियर चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, अगर वो हो रहा है तो उसके कंसिक्वेंसेस किस तरह से आ रहे हैं, क्या वो कंसिक्वेंसेस पॉजिटिव हैं। बेटा कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है नताइज, ठीक है। तो क्या वो नताइज पॉजिटिव हैं, वो नेगेटिव हैं। अगर तो नेगेटिव हैं तो उनको रिमूव किया जाए, अगर पॉजिटिव हैं तो फिर उनको जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाए। आगे बेटा फोर्थ वन जो है वो है डिवेल्प एंड अप्लाई द इंटरवेंशन। डिवेल्प एंड अप्लाई द इंटरवेंशन। बेटा इंटरवेंशन होता है नए से नए बिहेवियर्स को अडॉप्ट करना, उन्हें दूसरे लोगों को सिखाना और उनको सीखे इनके उसको प्रैक्टिस में लेके आना, जो है ये इंटरवेंशन में जाता है, ठीक है। अब नए बिहेवियर्स को डिवेलप करना, न्यू एंड राइट बिहेवियर्स जो हैं।
फिर उनको अप्लाई करना और करवाना जो है ये 4th स्टेप उसमें चला जाएगा। और बेटा जो 5th स्टेप होगा वो होगा इवेल्यूएट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। बेटा परफॉर्मेंस की इवेल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप ह्यूमन रिसोर्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें बार बार रिक्रूटमेंट के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस की जाती है वो है इवेल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस, कि हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट किया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए, वो किस तरह से चल रहा है, यानी कि जिस तरह से हिस्ट्री बन जाती है ना किसी एम्प्लॉय की अचीवमेंट्स की और बिहेवियर्स की और करेक्टर्स की। तो बेटा उस परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना जो है, ये इवेल्यूएशन जो है ये बड़ी इम्प्रूवमेंट लेके आती है, ठीक है। बेटा आगे हैं प्रॉब्लम्स विद दिस मॉडल। अब ये 5 स्टेप्स जो थे ये इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स आई विद दिस मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। बेटा इसमें जो है ये 4 स्टेप्स थे, कुछ तो बहुत ज़्यादा मुझे ये ऑथेंटिक तो नहीं लगे थे, लेकिन चूँकि इम्पोर्टेंट थे तो इस वजह से जो है ये हम करेंगे। अब बेटा इस मॉडल ने जो है इग्नोर किया थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी कि इस मॉडल ने सिर्फ क्या किया, मैनेजमेंट को सिर्फ ये बताया कि नए बिहेवियर को अडॉप्ट करें, उन्हें अप्लाई करवाएं, रीइंफोर्समेंट करवाएं, ये सब चीज़ें। लेकिन इसमें जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, अगर उन्होंने कोई पॉजिटिव बिहेवियर को अडॉप्ट किया है तो वो क्यों किया है, अगर किसी नेगेटिव बिहेवियर को अडॉप्ट किया है तो क्यों किया है, ठीक है। उनकी थॉट्स और फीलिंग्स को भी इस मॉडल ने क्या किया, निगलेक्ट किया। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है कि डज़ नॉट एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स द थिंकिंग एंड द फीलिंग। बेटा समटाइम्स हमारे हर एम्प्लॉय की नेचर जो है वो एक जैसी नहीं होती। इवन कि घर में रहने वाले अगर 4 अफराद घर में रह रहे हैं तो उन चारों की नेचर जो है वो डिफरेंट होती है, उन चारों का वे ऑफ बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। तो कुछ का बिहेवियर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और डीप फीलिंग्स और थिंकिंग की बेस पे होता है, और कुछ का बिहेवियर जो है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डीप थिंकिंग की बेस पे नहीं होता। तो बेटा उसने कहा कि इस बिहेवियर ने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि अगर एम्प्लॉयज़ ने जो है वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर अडॉप्ट किया हुआ है तो उन्होंने किस थिंकिंग की बेस पे और किस फीलिंग की बेस पे अडॉप्ट किया हुआ है, इस मॉडल ने उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। और थर्ड वन है स्टिम्युलाई में नॉट बी गिवन एज अ कॉन्शियस फैक्टर फॉर द शेपिंग बिहेवियर। अच्छा बेटा अब स्टिम्युलाई क्या होता है, शायद मैंने ये आपकी क्लास के साथ ही डिस्कस किया, ये BBA सेकंड के साथ ये स्टिम्युलाई का कॉन्सेप्ट रहा है। अच्छा अगर नहीं मैं डिस्कस किया तो आपने मुझसे जो है ये ग्रुप में पूछ लेना है कि मैम स्टिम्युलाई क्या चीज़ होती है, आप उसको एक्सप्लेन कर दें। तो बेटा मैम वो आपको जो है वो एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँगी। बेटा स्टिम्युलाई वो चीज़ होती है जो आपके अंदर किसी रिएक्शन को रेज़ करती है, ठीक है। जैसे आपने जो है वो आपकी अम्मी आपसे कहती हैं कि चलो उठ के नमाज़ पढ़ो, आज मैं तुम्हें बिरयानी बना दूँगी, ठीक है। तो वो स्टिम्युलाई क्या है, वो बिरयानी है। उस बिरयानी के स्टिम्युलाई ने जो है वो आपका एक एक्शन और रिएक्शन क्रिएट किया, यानी कि आपने उस स्टिम्युलाई की वजह से जो है वो काम कर दिया, उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया जो आपसे रिक्वायर्ड किया गया था, ठीक है। तो बेटा स्टिम्युलाई में नॉट बी गिवन, यानी कि इस मॉडल ने कोई हमें ऐसा वेपन ही नहीं दिया कि उस वेपन को यूज़ करते हुए हम जो हमारी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेवियर को में जो है वो पॉजिटिव रेजमेंट लेके आए उनके बिहेवियर में। तो एज अ कॉन्शियस, बेटा कॉन्शियस होता है किसी के शऊर में ये बात डाल देना। जैसे एक बच्चे की तरबियत की जाती है ना, छोटे बच्चे की, तो उसमें सही और गलत बातें जो हैं वो उसके कॉन्शियस का पार्ट बना दी जाती हैं, उसके शऊर का हिस्सा बना दी जाती हैं। तो वो लाशऊरी या शऊरी तौर पे उसको पता होता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, अगर आपने उसको बताई है तो, ठीक है। तो ये कॉन्शियस बेसिस पे एक जो है वो पॉजिटिव स्टिम्युलाई और नेगेटिव स्टिम्युलाई अगर प्रेजेंट कर दिए जाएंगे एम्प्लॉयज़ को तो ये उनके बिहेवियर को शेप करने में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है ये साबित होंगे, ठीक है। तो बेटा ये कुछ प्रॉब्लम्स थी इस मॉडल के साथ। आज हमने बेसिकली 3 टॉपिक्स जो है उनको डिस्कस किया है। तो अगर आपको कहीं भी कोई क्यूरी हो तो आपने डिस्कस कर लेना है। और बेटा लास्ट में इस सारे यानी कि आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए बिहेवियर के बारे में, जो हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले 4-5 लेक्चर्स से, अल्टीमेटली अगर मैं उसका एक समरी निकालूं तो वो जो सबसे ज़्यादा जो बिहेवियर एडॉप्ट किया गया है वर्ल्ड वाइड, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी, मैं इंडिया की बात नहीं करूँगी, मैं USA की बात नहीं करूँगी, मैं UK की बात नहीं करूँगी, ओवरऑल जो स्टडीज़ और रिसर्चेस
जो शो करती हैं वो ये कि कॉग्निटिव बिहेवियर को जो है वो ज़्यादा अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि वो इंसान की पर्सनैलिटी से रिलेट कर रहा होता है, वो उसके पर्सनैलिटी पार्ट से रिलेट कर रहा होता है। तो इस वजह से जो है वो उस बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना, उसको मॉडिफ़ाई करना, अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है तो फिर उसको इम्प्रूव करके उसको मॉडिफ़ाई करना और उसको जो है वो कॉन्शियसनेस में लेके आना, ये सब चीज़ें जो है ये अडॉप्ट की गई। यानी कि बेसिक जो हमारा फोकस रहा है वो कॉग्निटिव बिहेवियर पे रहा है अभी तक ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, तो बेटा आज हमारा ये 5th लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 6th लेक्चर होगा वो जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में होगा, वो भी इंशाल्लाह कल तक आपका अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है पिछले किसी भी लेक्चर में तो आपने जो है वो मुझसे पूछ लेना है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।